एवरीवन, आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग पर। जैसे हमने स्टार्ट किया है लर्न नेक्स्ट नर्सिंग सीरीज़, आज उसका सेकंड पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, आज सेकंड पार्ट है। आज के पार्ट में क्या क्या एमसीक्यूज़ रहने वाले हैं आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट अवर सेशन। ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज़ एडमिनिस्ट्रिंग आई ड्रॉप टू ए क्लाइंट, विच एक्शन इज़ करेक्ट। मतलब क्या हो रहा है? ए नर्स इज़ एडमिनिस्ट्रिंग आई ड्रॉप, मतलब आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं टू ए क्लाइंट में। सो कौन सा एक्शन बिलो ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रहेगा? ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? आस्क द क्लाइंट को पूछना है टू रिपोर्ट एनी ब्लरिंग ऑफ विजन, डिफ़िकल्टी फोकसिंग दैट अकर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि आई ड्रॉप डालने के बाद कुछ क्लाइंट को ब्लरिंग हो रहा है क्या, या डिफ़िकल्टी हो रही है फोकसिंग में, वो पूछना है। या फिर अप्लाई करना है जेंटली, अप्लाई जेंटल प्रेशर टू ए नेज़ोलैक्रिमल कैनल फॉर 1 to 2 minutes आफ्टर इंस्टॉलेशन टू प्रिवेंट द सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। ओके, या फिर थर्ड ऑप्शन रहेगा हैव द क्लाइंट लाई डाउन विथ क्लोज्ड आइज फॉर 45 मिनट्स आफ्टर गिविंग ड्रॉप्स। यानी कि ड्रॉप डालने के बाद 45 मिनट्स तक के आई क्लोज करके रखना है, ये बोलना है, ये करेक्ट रहेगा एक्शन। या फिर डी, जेंटली पुल द लोअर लीड डाउन एंड प्लेस मेडिसिन इन द सेंटर ऑफ आई। यानी कि जब आई एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आई ड्रॉप हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तब लोअर लीड को डाउन करना है और सेंटर ऑफ आई में एडमिनिस्ट्रेशन करना है क्या, आई ड्रॉप का। सो चारों में से कौन सा एक्शन करेक्ट रहेगा? सो फर्स्ट ऑप्शन में जैसा बोला है कि पूछना है रिपोर्ट एनी ब्लरिंग ऑफ विजन एंड डिफिकल्टी फोकसिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तुरंत बाद नहीं पूछना है। और थर्ड ऑप्शन में क्या क्या बोला है? 45 मिनट्स तक के क्लोज करके रखना है इसको। सो इट इज़ अननेसेसरी, 45 मिनट्स तक के क्लोज करके रखना है इसको, अननेसेसरी रहेगा। ओके, और डी ऑप्शन में बोला है लोअर लीड तो डाउन करते हैं, करेक्ट है, बट सेंटर ऑफ आई में हम मेडिसिन जो है एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। ओके, आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन सेंटर ऑफ आई में नहीं डालेंगे। ओके, जो लोअर लीड है वहाँ पर हम पुट करते हैं। ओके, बट सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है? अप्लाई ए जेंटल प्रेशर टू द नेज़ोलैक्रिमल कैनल। यस, इट इज़ करेक्ट। क्यों? फॉर 1 to 2 मिनट्स तक के करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि प्रिवेंट हो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। अब आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे कि करेक्ट है आपका बी, जैसे आपका आईज़ है, ओके, ये आपका सपोज दिस इज़ योर आई, ओके, ये आई है, और ये क्या है? नेज़ोलैक्रिमल कैनल है। ओके, ये नेज़ोलैक्रिमल कैनल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ओके, सो जैसे हमने आई ड्रॉप को यहाँ पे क्या किया? इंस्टिल किया। जैसे हमने आई ड्रॉप को यहाँ पे इंस्टिल किया, तो आई ड्रॉप क्या होता है? यहाँ से क्या होगा? नेज़ोलैक्रिमल ग्लैंड में जा करके क्या करता है? सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्या करेगा? यहाँ से जाकर के सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन करवाएगा। क्या? सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन। ओके, सो इसी सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम प्रेशर पुट करेंगे इसी नेज़ोलैक्रिमल ग्लैंड पर या कैनल पर, क्या करेंगे? प्रेशर पुट करेंगे। ये क्या है? आपकी नेज़ोलैक्रिमल कैनल, नेज़ोलैक्रिमल कैनल है, और यहाँ पर क्या करेंगे? पुट प्रेशर फॉर 1 to 2 मिनट। ओके, 1 से 2 मिनट तक के लिए प्रेशर हम पुट करेंगे आफ्टर आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन, ताकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन क्या हो? प्रिवेंट हो। ओके, यही रैशनल है कि हम क्या करते हैं? नेज़ोलैक्रिमल कैनल पर प्रेशर पुट करेंगे ताकि जो हमने आई ड्रॉप डाला हो सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ना हो। ओके, और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया गया है, आपका आई ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है, आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप दोनों अगर प्रिस्क्राइब किया गया है, आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप अगर प्रिस्क्राइब किया गया है, तो फर्स्ट कौन सा एडमिनिस्टर करना है हमको? फर्स्ट जो है हम एडमिनिस्टर करेंगे, फर्स्ट एडमिनिस्टर आई ड्रॉप। क्या करेंगे? हम आई ड्रॉप एडमिनिस्टर करेंगे फर्स्ट, और सेकेंड क्या करेंगे? उसके बाद आई ऑइंटमेंट करेंगे, उसके बाद आई ऑइंटमेंट करेंगे। ओके, और इन दोनों के बीच की जो गैप है, ओके, आई ड्रॉप इंस्टॉल करने के बाद वेट फॉर 3 to 5 मिनट्स। ओके, 3 to 5 मिनट्स तक के वेट करना है आई ड्रॉप इंस्टॉलेशन करने के बाद। देन आफ्टर 3 to 5 मिनट क्या करना है? आफ्टर 3 to 5 मिनट इंस्टॉल करना है। आफ्टर 3 to 5 मिनट इंस्टॉल करना है आपका सेकेंडली आई ऑइंटमेंट। ओके, सो अगर प्रिस्क्राइब किया गया आई ऑइंटमेंट और आई ड्रॉप्स, तो फर्स्टली आपको पुट करना है आई ड्रॉप और वेट करना है फिर 3 to 5 मिनट्स के लिए, देन इंस्टॉल करना है आई ऑइंटमेंट। ओके, क्लियर? देन
वी विल मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। ओके, सो व्हाट इज द सेकेंड क्वेश्चन? Second question is, the physician has ordered IV mannitol for a client with head injury. What should the nurse closely monitor? Okay, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा होगा ये क्वेश्चन के बारे में। सो IV mannitol जो है हमको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है एज पर फिजिशियन ऑर्डर। ओके, और पेशेंट को क्या है, हेड इंजुरी है। तो हेड इंजुरी है तो बेसिकली क्या हुआ है, सेरेब्रल इडिमा हुआ ही होगा। ओके, हेड इंजुरी हुआ है पेशेंट को तो क्या होगा, सेरेब्रल इडिमा प्रेजेंट रहेगा। ओके, सेरेब्रल इडिमा क्या है, प्रेजेंट है। और सेरेब्रल इडिमा को ही कम करने के लिए हम क्या देंगे, आईवी मैनिटोल। तो मैनिटोल बेसिकली क्या है आपका, मैनिटोल की अगर बात की जाए तो मैनिटोल कौन से ग्रुप में आता है, इट इज़ एन ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ओके, ये क्या है, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक। ओके, इट इज़ एन ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है। ओके, ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, यानी कि क्या करेगा, जो भी पेशेंट को अगर हमने आईवी मैनिटोल दिया तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डायूरेसिस। ओके, डायूरेसिस बढ़ाता है, यानी कि यूरिन आउटपुट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इजी है आपका क्वेश्चन। तो नर्स क्या करेंगे, क्लोजली मॉनिटर करेंगे फॉर द यूरिन आउटपुट। तो करेक्ट आंसर ये होता है। लेवल ऑफ ओरिएंटेशन हम आईवी मैनिटोल देते तब चेक नहीं करेंगे। हेड इंजुरी है तो स्टार्टिंग में हम अगर एलओसी अगर चेक कर रहे हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक कर रहे हैं ना, जीसीएस अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें हम ओरिएंटेशन चेक करेंगे। डीप टेंडोन रिफ्लेक्स किस में करते हैं, अगर MgSO4 दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट अगर दे रहे हैं तो उसमें हमको डीप टेंडोन रिफ्लेक्स चेक करना पड़ता है बिफोर गिविंग द मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, पल्स रेट की अगर बात की जाए तो बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन देने से पहले जो है हमको क्या करना पड़ता है, पल्स रेट चेक करना पड़ता है। ओके, सो मैनिटोल दे रहे हैं तो आपको यूरिन आउटपुट चेक करना पड़ेगा। सो करेक्ट आंसर इज यूरिन आउटपुट। तो अगर डिगॉक्सिन की अगर बात करें हम, डिगॉक्सिन की अगर बात की जाए तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है हार्ट फेलियर में, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हार्ट फेलियर की ड्रग ऑफ चॉइस है आपकी डिगॉक्सिन। ओके, डिगॉक्सिन देने से पहले हम क्या करते हैं, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिगॉक्सिन चेक पल्स रेट फॉर फुल 1 मिनट। ओके, बिफोर गिविंग डिगॉक्सिन चेक हार्ट रेट फॉर फुल 1 मिनट क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। अगर हार्ट रेट लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, 60 बीट्स पर मिनट से नीचे हार्ट रेट, तो होल्ड करेंगे हम डिगॉक्सिन डोज। तो होल्ड डिगॉक्सिन, तो हम क्या करेंगे, डिगॉक्सिन नहीं देंगे। ओके, क्लियर। तो क्योंकि डिगॉक्सिन क्या करवाती है, डिगॉक्सिन कैन कॉज ब्रैडीकार्डिया। ओके, डिगॉक्सिन कैन कॉज ब्रैडीकार्डिया। ओके, ब्रैडीकार्डिया करवाती है। और एक है एक आइनोट्रोपिक एजेंट है, एक है आइनोट्रोपिक एजेंट है, यानी कि ये क्या करती है, इंक्रीज करती है कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ओके, ये क्या करती है, ड्रग इंक्रीज करती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट के कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करेगी, इंक्रीज करेंगे, यानी कि पंपिंग सिस्टम को इंक्रीज करेंगी, हार्ट को पंप करवाएगी, बट ब्रैडीकार्डिया करवाती है ना, हार्ट रेट को नहीं बढ़ाएगी, हार्ट रेट को क्या करेगी, कम करेगी। इसलिए हमको अगर हार्ट रेट अगर पेशेंट का 60 से नीचे है तो होल्ड करेंगे हम डिगॉक्सिन डोज। ओके, बिकॉज इट कैन कॉज ब्रैडीकार्डिया। ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट विथ पोटेशियम डिफिशिट। द नर्स रिव्यूज द क्लाइंट रिकॉर्ड एंड डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज रिस्क फॉर डेवलपिंग पोटेशियम डिफिशिट बिकॉज ऑफ विच सिचुएशन, यानी कि क्लाइंट की केयर कर रही है एक नर्स, उनमें क्या देखने मिल रहा है हमको, पोटेशियम डिफिशिट। ओके, सो नर्स ने क्लाइंट का रिकॉर्ड चेक किया और डिटरमाइन किया कि क्लाइंट को क्या हो रहा है, पोटेशियम डिफिशिट हो रहा है। अब इन चारों में से क्या रीज़न हो सकता है पोटेशियम डिफिशिट का। ओके, क्वेश्चन में यही पूछा गया, क्या टिश्यू डैमेज होने की वजह से पोटेशियम डिफिशिट होगा क्या, या फिर नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन करने से
जो पेशेंट को नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन रिक्वायरमेंट है और जिनको नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन कर रहे हैं उनमें होगा क्या, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम डिफिशिएट, या फिर पेशेंट को हिस्ट्री एडिसन डिसीज़ की इसलिए होगा क्या, या फिर यूरिक एसिड लेवल 9.4 mg/dl है इस वजह से होगा क्या। ओके, सो हम देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बात की गई है, टिश्यू डैमेज। ओके, टिश्यू डैमेज। अब टिश्यू डैमेज की वजह से हाइपरकैलेमिया कभी भी नहीं होता है ना, सॉरी हाइपोकैलेमिया कभी भी नहीं होता है, हाइपरकैलेमिया होता है। पोटेशियम डिफिशिएट मतलब क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया यानी कि हाइपोकैलेमिया की रिस्क है पेशेंट को। सो टिश्यू डैमेज, सब सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा, अगर सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है आपका पोटेशियम। ये सेल है आपका, इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट होता है आपका, पोटेशियम होता है। इंट्रासेलुलर आयन अगर देखा जाए तो क्या रहता है आपका, कटायन अगर देखा जाए इंट्रासेलुलर कटायन सबसे ज़्यादा रहता है आपका पोटेशियम। तो अगर सेल अगर डैमेज हुआ, सेल अगर क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, सेल क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो यहाँ से क्या रिलीज़ होगा आपका, पोटेशियम बाहर आएगा और किस में जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो ये क्या कॉज करता है, हाइपरकैलेमिया। क्या कॉज करेगा, हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा क्या, दैट इज़ द टिश्यू डैमेज, यानी कि टिश्यू डैमेज कॉज करता है हाइपरकैलेमिया, क्योंकि सेल के अंदर से पोटेशियम निकलेगा और ब्लड में जाएगा। तो हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है ब्लड में पोटेशियम की लेवल इंक्रीज होना, इसलिए हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा टिश्यू डैमेज। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। देन सेकंड ऑप्शन के बारे में आएंगे हम। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है, ए क्लाइंट हैज़ ए हिस्ट्री ऑफ एडिसन डिसीज। अगर एडिसन डिसीज़ की अगर बात की जाए तो एडिसन डिसीज़ में क्या होता है, एडिसन्स में क्या होता है, डिक्रीज होता है आपके कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो है डिक्रीज होते हैं। ओके, हार्मोन्स जो है डिक्रीज होते हैं, जैसे कि अल्डोस्टेरॉन हो गया, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। देन नेक्स्ट आता है आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लेवल जो है क्या है, 9.4 mg/dl है। तो ये क्या है, हाइपर यूरिसीमिया है, हाइपर यूरिसीमिया है। तो ये क्या करता है, हाइपर कैलेमिया करवाता है, ये क्या करवाता है, हाइपर कैलेमिया करवाता है, हाइपर यूरिसीमिया। ओके, सो डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। और एडिसन डिसीज़ में भी क्या होता है, हाइपर कैलेमिया होता है। कैसे होता है वो हम देखेंगे, कैलेमिया। ओके, सो तीनों जो चीज़ें हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्या कॉज करती है, हाइपर कैलेमिया। बट ऑप्शन बी में क्या बोला गया है, नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन। अब नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन जो है क्या करवाता है, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया करवाता है नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन। सो करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी। और कैसे हाइपोकैलेमिया करवाता है नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन, वी विल सी हियर। ओके, सो नॉर्मल पोटेशियम की लेवल की अगर बात की जाए, नॉर्मल पोटेशियम लेवल की अगर बात की जाए तो कितनी रहती है, नॉर्मली 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है नॉर्मल पोटेशियम लेवल। ओके, 3.5 से नीचे गया तो हाइपोकैलेमिया बोलेंगे, 5.0 से ऊपर रहेगा पोटेशियम लेवल तो हाइपरकैलेमिया बोलेंगे। अब नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन अगर है पेशेंट को, है ना, नेज़ोगैस्ट्रिक सक्शन कर रहे हैं तो पोटेशियम रिच गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहे हैं जीआई सक्शन के थ्रू। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, पोटेशियम रिच जीआई फ्लूइड्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स जो है क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से रिस्क रहता है हाइपोकैलेमिया का। ओके, क्योंकि पोटेशियम रिच फ्लूइड्स अगर लॉस होंगे, जो जितने भी जीआई सक्शन से क्या होते हैं, फ्लूइड लॉस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होंगे, जो फ्लूइड्स है उसकी कमी देखने मिलेंगी और हाइपोकैलेमिया कॉज करता है, राइट। देन नेक्स्ट मैंने बताया आपको एडिसन्स डिसीज़। ओके, एडिसन्स डिसीज़, अगर एडिसन्स डिसीज़ की अगर बात की जाए, एडिसन्स डिसीज़ की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, डिक्रीज़ होता है आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, हार्मोन, जिसमें एक एग्जांपल है आपका, एग्जांपल आता है अल्डोस्टेरॉन। ओके, अल्डोस्टेरॉन बेसिकली इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, अल्डोस्टेरॉन का सोडियम को रिटेन करना और पोटेशियम को क्या करना है, एक्सक्रीट करना। ओके, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करना और सोडियम को रिटेन करना नॉर्मल फंक्शन होता है। बट एडिसन डिसीज़ में क्या हो रहा है, अल्डोस्टेरॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेशियम एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो क्या होगा, इसमें पोटेशियम रिटेन होगा। पोटेशियम रिटेन होगा तो क्या करवाएगा, ये हाइपर कैलेमिया होगा इसमें। ओके, तो इसलिए एडिसन डिसीज़ क्या था, इनकरेक्ट था। और करेक्ट आंसर क्या है, रिक्वायर्स नेसोगैस्ट्रिक सक्शन। ओके,
सो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स रिव्यूज़ द ब्लड गैस रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट विथ एटिलेक्टेसिस। ओके, एटिलेक्टेसिस है क्लाइंट को। अब एटिलेक्टेसिस का मतलब क्या होता है, एटिलेक्टेसिस मतलब होता है कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। ओके, लंग्स में जो एल्वियोलाई है जिसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कोलैप्स होना, उसको हम कहते हैं एटिलेक्टेसिस। तो पेशेंट को क्या है एटिलेक्टेसिस है, जिसमें हमने क्या किया एबीजी किया है। द नर्स एनालिसिस रिजल्ट एंड डिटरमाइंस दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, कंडीशन दी गई है कि पेशेंट को क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो विच रिजल्ट वैलिडेट्स द नर्स फाइंडिंग्स। तो इन चारों में से कौन सा रिजल्ट है जो कि वैलिडेट करेंगे फाइंडिंग्स को। ओके, सो लेट्स वी सी इसमें क्या हो रहा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सबसे इंपॉर्टेंटली आपको याद क्या रखना है कि पेशेंट को क्या हो रहा है एसिडोसिस, कंडीशन क्या है एसिडोसिस। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले एसिडोसिस है तो नॉर्मल पीएच कितनी रहती है, नॉर्मल पीएच की अगर बात की जाए तो 7.35 टू 7.45 रहता है। ओके, 7.35 टू 7.45, 7.35 के नीचे गया तो एसिडोसिस कंडीशन होती है, 7.45 के ऊपर गया तो पीएच अल्कोलोसिस कंडीशन कहलाती है। बट पेशेंट को कौन सी कंडीशन है एसिडोसिस। तो सबसे पहली बात हमको फर्स्ट स्टेप में ये देखना है कि पीएच जो है ऑप्शन में वो क्या होनी चाहिए 7.35 से नीचे होनी चाहिए। तो आप देखेंगे कौन से ऑप्शन में पीएच जो है 7.35 से नीचे है। तो नीचे से हम चेक करेंगे डी ऑप्शन से। तो डी ऑप्शन में क्या बोला गया है पीएच कितनी है 7.52। तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये एसिडोसिस वाली कंडीशन नहीं है अल्कोलोसिस वाली कंडीशन है। 7.50 भी ज़्यादा है तो ये भी अल्कोलोसिस वाली कंडीशन है। 7.35 है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ओके, तो तीनों ऑप्शन जो है पहले इसमें क्या हो गए इनकरेक्ट हो गए। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहा आपका फर्स्ट, क्योंकि 7.25 इज़ ए एसिडोसिस कंडीशन। अब चेक करेंगे कि ये रेस्पिरेटरी कैसी है, क्योंकि रेस्पिरेटरी में हम क्या करते हैं एसिडोसिस जो है 7.25 वाला एसिडोसिस है। और रेस्पिरेटरी है कैसे पता चला, रेस्पिरेटरी है कैसे पता चला, क्योंकि PaCO2 जो है कितना है 50 mm ऑफ Hg है। इसमें कितना है 50 mm ऑफ Hg है। नॉर्मली 35 टू 45 रहता है। नॉर्मल PaCO2 जो है, नॉर्मल PaCO2 जो है कितना रहता है 35 टू 45 mm ऑफ Hg नॉर्मली होता है। बट 50 इज़ द क्या हो गया इंक्रीज लेवल है। ओके, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ए। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, तो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक में, रेस्पिरेटरी और इधर देखेंगे हम मेटाबॉलिक। ओके, सो रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कोलिसिस में, एसिडोसिस और अल्केलोसिस, एसिडोसिस अल्कोलोसिस बाद में देख लेंगे। पहले रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होता है पीएच अगर कम है, पीएच अगर डिक्रीज़ है तो PaCO2 क्या होगा इसमें इंक्रीज़ होता है ना। तो ये क्या हो गया एसिडोसिस वाली कंडीशन है ना, एसिडोसिस वाली कंडीशन में। और अल्केलोसिस वाली कंडीशन में क्या होता है पीएच अगर इंक्रीज़ है तो PaCO2 क्या होगा इधर डिक्रीज़ होगा। ये जो है अपोजिट रहता है क्या, रेस्पिरेटरी वाले कंडीशन में एसिडोसिस और अल्कोलिसिस है तो पीएच अगर नीचे है तो PaCO2 क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा, पीएच अगर ज़्यादा है तो PaCO2 कम रहेगा। ओके, तो हमेशा आपको याद रखना है रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन में पीएच और PaCO2 क्या रहते हैं अपोजिट रहते हैं, राइट। देन मेटाबॉलिक वाली कंडीशन की अगर बात की जाए तो मेटाबॉलिक में हम पीएच के साथ साथ क्या देखते हैं, पीएच अगर बढ़ी है तो बाइकार्बोनेट देखते हैं, HCO3 देखते हैं। ओके, नॉर्मल HCO3 कितना रहता है, नॉर्मल HCO3 की अगर बात की जाए तो 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ना नॉर्मल HCO3। तो पीएच बढ़ी है तो HCO3 भी क्या रहेगा बड़ा रहेगा। ओके, ये रहेगा आपका अल्कोलिसिस वाला कंडीशन, अल्केलोसिस, क्योंकि पीएच ज़्यादा है तो अल्कोलोसिस और पीएच कम है तो एसिडोसिस कंडीशन रहेगा। तो पीएच कम रहेगा तो बाइकार्बोनेट भी क्या रहेगा कम रहेगा। तो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, दैट इज़ द मेटाबॉलिक कंडीशन। ओके, सो ऐसे हमको आइडेंटिफाई करना है रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक कंडीशन। तो मेटाबॉलिक में क्या
pH बड़ा रहेगा तो बाइकार्बोनेट भी बड़ा रहेगा, pH कम रहेगा तो बाइकार्बोनेट भी कम रहेगा। तो pH के साथ साथ बाइकार्बोनेट भी सिमिलर क्या करता है, आपका एक्शन शो करता है, राइट। pH बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट बढ़ेगा और pH कम होगा तो बाइकार्बोनेट लेवल भी कम होगी, ओके। तो pH के साथ साथ कौन चलता है, आपका बाइकार्बोनेट, बट pH के अपोजिट कौन चलेगा, PaCO2 चलेगा, राइट। सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नर्स इज इरीगेटिंग द क्लाइंट्स कोलोस्टोमी, ओके। नर्स इज इरीगेटिंग द क्लाइंट्स कोलोस्टोमी व्हेन द क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ क्रैम्पिंग, ओके। जब इरीगेशन कर रहे हैं कोलोस्टोमी तब क्या हो रहा है, क्लाइंट को क्रैम्पिंग आ रहा है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल एक्शन बाय द नर्स, ओके। सो क्या इनिशियल एक्शन रहेगा जो हम लेंगे, है ना, ड्यूरिंग द कोलोस्टोमी के वक्त अगर क्रैम्पिंग आ रहा है पेशेंट्स को तो हमको क्या करना चाहिए इनिशियली, ओके। वही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द फ्लो ऑफ सोल्यूशन। क्या अगर पेशेंट को क्रैम्प आ रहा है, एब्डोमिनल क्रैम्प आएंगे, है ना, इरीगेशन करते समय, तो हम क्या जो सोल्यूशन दे रहे हैं, जिस सोल्यूशन से हम इरीगेशन कर रहे हैं, तो उस सोल्यूशन का फ्लो बढ़ाना है क्या, ओके। या फिर सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि आज द क्लाइंट टू टर्न अदर साइड, यानी कि और दूसरे साइड में क्या करना है, टर्न करने के लिए हम क्लाइंट को बोलेंगे। या फिर पिंच करेंगे ट्यूबिंग टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन, सपोज ये सोल्यूशन का बैग है और यहाँ से ट्यूबिंग आ रही है, इस ट्यूब से क्या आ रहा है, इसमें सोल्यूशन प्रेजेंट है और इस सोल्यूशन बैग से क्या आ रहा है, सोल्यूशन आ रहा है। तो इस ट्यूबिंग को हम क्या पिंच कर देंगे क्या यहाँ से, ताकि जो फ्लो है ट्यूबिंग से, जो फ्लो आ रहा है सोल्यूशन में से, सोल्यूशन का, वो स्टॉप हो जाए। तो हम पिंच करेंगे क्या, या फिर कोलोस्टोमी ट्यूब जो हमने इंसर्ट की गई इरीगेशन के लिए, या उसी को रिमूव कर देंगे, ओके। तो वन बाय वन देखेंगे। तो फ्लो को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, ये इंक्रीज़ करेगा क्रैम्पिंग। ये क्या करता है, क्रैम्प को इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग को ये क्या कर देगा, इंक्रीज़ करेगा। इसलिए कभी भी फ्लो को इंक्रीज़ नहीं करना है। अदर साइड टर्न करने बोलेंगे क्या, तो पोजीशन चेंज करने से क्रैम्पिंग कम नहीं होगा, ओके। इट डज़ नॉट रिलीव द क्रैम्पिंग, यानी कि पोजीशन चेंज करने से क्रैम्पिंग रिलीव नहीं होगा, ओके। और पिंच द ट्यूबिंग टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ सोल्यूशन, यस, हम क्या करेंगे, जो फ्लो आ रहा है सोल्यूशन का उसको क्या करेंगे, इंटरप्ट करेंगे, यानी कि स्टॉप करेंगे फॉर द टेम्पररी टाइम के लिए, ओके। टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, जो सोल्यूशन का फ्लो आ रहा है ट्यूबिंग से उसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी। या फिर बोला गया था डी ऑप्शन में, रिमूव द ट्यूब ऑफ कोलोस्टोमी, या नॉट, डेफिनेटली नॉट, कि डायरेक्टली हमको ट्यूब को रिमूव नहीं करना है। अगर ट्यूब रिमूव करेंगे तो वापस से दूसरा ट्यूब जो है हमको स्टेराइल ट्यूब वापस से इंसर्ट करना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्टली हम ट्यूब को रिमूव नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, सी करेक्ट आंसर रहेगा। हम क्या करेंगे, क्लैम्प कर सकते हैं, क्लैम्प द ट्यूबिंग, क्लैम्प द ट्यूबिंग ऑफ ट्यूबिंग द फ्लो ऑफ सॉल्यूशन, ओके, जिसकी वजह से, और अंटिल द क्रैम्पिंग इज सबसाइड, कब तक के करेंगे, अंटिल क्रैम्प इज सबसाइड, जब तक के क्रैम्प सबसाइड नहीं हो जाते, डिक्रीज नहीं हो जाते, कम नहीं हो जाते, स्टॉप नहीं हो जाते, तब तक के हमको ट्यूबिंग को क्या करके रखना है, क्लैम्प करके रखना है, ओके। सो करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी। और एक बार अगर क्रैम्पिंग रिलीफ हो गए, सबसाइड हो गए, तो उसके बाद हमको फ्लो को रिस्टार्ट कर देना है, ओके। अगर कोलोस्टोमी की अगर बात की जाए तो स्टोमा का जो कलर होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है ना, स्टोमा कलर जो रहता है, स्टोमा कलर, ओके। नॉर्मल जो अगर रहता है, नॉर्मल पिंक कलर, नॉर्मल कलर जो रहेगा, नॉर्मल कलर जो रहेगा, स्टोमा क्रिएट करने के बाद नॉर्मल कलर कौन सा देखने मिलेगा हमको, पिंक कलर का स्टोमा देखने मिलेगा, ओके। डार्क रेड अगर देखने मिल रहा है, डार्क रेड कलर, तो इंक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड, वहाँ पे क्या है, इंक्रीज्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड का जो फ्लो है वहाँ पे ज़्यादा है, ओके। बट ब्लूइश कलर देखने मिल रहा है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट नेक्रोसिस। और अगर ब्लू कलर दिख रहा है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म टू फिजिशियन, इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। फर्स्ट रोल रहेगा कि अगर ब्लूइश कलर दिख रहा है स्टोमा क्रिएट करने के बाद, तो तुरंत क्या करना है,
हमको इमिडिएटली इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, है ना। ये इंडिकेट कर सकता है कि वहाँ पे जो नर्व ब्लड सप्लाई हो क्या हो रखी है, इंटरप्ट हो रखी है और ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है स्टोमा पे, और वो क्या हो सकता है, नेक्रोस हो सकता है और डैमेज होगा स्टोमा। इसलिए हमको क्या करना है, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। ओके, सो दिस इज अबाउट द कोलोस्टोमी। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रे सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। ओके, रे सिंड्रोम किससे एसोसिएटेड है? बेसिकली अगर रे सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो ये किसकी वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ओके, बेसिकली ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और इसमें क्या होता है, एक्यूट एन्सेफेलोपैथी होती है। ओके, रे सिंड्रोम इज एन एक्यूट एन्सेफेलोपैथी। अगर रे सिंड्रोम की अगर बात की जाए, इट इज एन एक्यूट एन्सेफेलोपैथी। एक्यूट एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं इसको। ओके, और कब होता है, आफ्टर ए वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के बाद हो सकता है, जैसे कि मम्स हो गया, ओके, मीजल्स हो गया, रूबेला हो गया, उसके बाद आपको देखने मिलता है। और कितने डेज़ के बाद, 4 to 7 डेज़ बाद आपको देखने मिलता है रे सिंड्रोम। ओके, और ये आपके ब्रेन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ओके, और जिसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिखाई देंगे, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाई देंगे, इसमें क्या क्या होगा, सेरेब्रल इडीमा होता है, सेरेब्रल इडीमा होगा, सेरेब्रल इडीमा होता है, और फैटी चेंजेस देखने मिलेंगे लीवर में, फैटी चेंजेस इन लीवर, फैटी चेंजेस इन लीवर, लीवर में फैटी चेंजेस भी देखने मिलेंगे। ओके, रे सिंड्रोम वाले पेशेंट में। ओके, सो क्या ये हीमोलाइटिक रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से होता है क्या? नहीं। ये हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन किस वजह से होगा, अगर आपने इनकम्पैटिबल ब्लड अगर ट्रांसफ्यूज इनकम्पैटिबल ब्लड अगर इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, ए ग्रुप वाले को अगर बी ग्रुप वाला ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो उसमें आपको देखने मिलेगा हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, आरबीसी ब्रेकडाउन होगी और ब्लीडिंग देखने मिलेंगे। ओके, देन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, यूज़ ऑफ एस्पिरिन विथ वायरल इलनेस। अगर एस्पिरिन का यूज़ किया हमने वायरल इलनेस के साथ तो ये कॉज करता है रेस सिंड्रोम। ओके, देन बाइलरी कोलिक नॉट एट ऑल, और सिकल सेल क्राइसिस नहीं। सिकल सेल क्राइसिस में क्या होता है, सिकलिन शेप का क्या होता है, हाफ मून शेप्ड आरबीसी आपको देखने मिलती है। कैसी? हाफ मून शेप्ड आरबीसी, मून शेप्ड आरबीसी देखने मिलेंगे, यानी कि इसका सरफेस एरिया क्या रहता है, कम रहता है सिकल सेल आरबीसी वाले में। ओके, इसलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसमें डिक्रीज रहती है, किसमें, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। सो यूज ऑफ एस्पिरिन कैन increases रेस सिंड्रोम। ओके, इतना आपको याद रखना है। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके, सो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मतलब क्या होता है ना, तो पहले हम ये देखेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मतलब क्या होता है। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, सो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट मतलब क्या होता है, मोस्ट कॉमन क्या है, साइनोटिक हार्ट डिसीज है और एक कंजेनाइटल फॉर्म में देखने मिलता है ना। इट इज़ ए मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। साइनोटिक यानी कि साइनोसिस इसमें प्रेजेंट रहेगा, साइनोटिक कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। दो तरीके के होते हैं हार्ट डिसीज कंजेनाइटल बच्चों में, दैट इज असाइनोटिक और साइनोटिक। तो साइनोटिक में क्या होता है, साइनोसिस प्रेजेंट होता है, तो ये साइनोटिक टाइप की है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। मालफॉर्मेशन ऑफ हार्ट एंड ग्रेड ब्लड वेसल्स, हार्ट एंड ग्रेड ब्लड वेसल्स मतलब आपका जो एओर्टा है उसमें। ओके, ग्रेड ब्लड वेसल्स उसका क्या है, मालफॉर्मेशन। ओके, सो बेसिकली टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में जो है 4 कंडीशंस आपको नज़र आती है। वो कौन सी कंडीशंस रहेंगी, फर्स्ट आपको देखने मिलेगा 4 डिफेक्ट्स इसमें इंक्लूड रहते हैं। टेट्रा मतलब क्या रहता है, 4, यानी कि 4 डिफेक्ट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। कौन से 4 डिफेक्ट्स देखने मिलेंगे, हम ऊपर में देखते हैं। फर्स्ट देखने मिलता है आपको VSD, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, VSD हो गया। सेकंड देखने मिलेगा आपको राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, राइट
वेंट्रिक्यूलर हाइपरट्रॉपी। ओके, देन थर्ड देखने मिलेगा आपको पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, यानी कि नैरोइंग होंगी आपकी पल्मोनरी आर्टरी, और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी कि राइट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। ओके, और वेंट्रिकुलर सेप्टल यानी कि जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें डिफेक्ट देखने मिलेगा। फोर्थ नंबर पे आता है आपका ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, यानी कि जो एओर्टा की जो पोजिशंस है नॉर्मली लेफ्ट एट्रियम से निकलता है तो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम से निकलेगा आपका एओर्टा। ओके, तो इसलिए जो है ब्लड है मिक्स हो जाएगा, असाइनोटिक वाला मतलब जो प्यूरिफाइड ब्लड है अनप्यूरिफाइड में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और इस वजह से पेशेंट में जो है बच्चों में जो है साइनोसिस दिखाई देगी अपने को, है ना, क्योंकि ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा मतलब एओर्टा की जो पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन वो क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि लेफ्ट एट्रियम से निकलना तो राइट एट्रियम से निकलेगा। ओके, इतना आपको याद रखना है। तो ये 4 कंडीशन में से कौन सी एक कंडीशन नहीं है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि क्या पूछा गया, एक्सेप्ट पूछा गया। सो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट रहता क्या, यस। ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा रहता क्या, यस। पल्मोनरी इन्फेंडल कंस्ट्रिक्शन रहता क्या, यस। इसी को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर कंस्ट्रिक्शन मतलब ही क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस होती है। तो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में नहीं होती है। ओके, तो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ए। और हम देखेंगे कि सिम्टम्स आपको कौन सा नज़र आता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। जो सिम्टम्स है ना, इसमें आपको ब्लू स्पेल्स नज़र आते हैं ना, सिम्टम्स टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट।